11 साल में पहली बार ट्रंप आए थे, फिर बाइडेन साहब आए थे, लेकिन अमेरिका में कामयाब हुए थे जयशंकर ये बात को लेकर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी जी को खड़ा ना किया जाए। प्रधानमंत्री जो हमारे गए हैं उनका भारत के प्रति जो रवैया है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर ट्रंप और अमेरिका की जनता की तरफ से उन्होंने क्या लाया भारत के लिए, भारत की जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं आया है ठोस कि जिससे भारत का फायदा हुआ है, भारत की जनता का फायदा हुआ है। और विदेश नीति में ऐसे कूटनीतिक कोई बार्गेनिंग ऐसी हुई है। अब अंदर की बार्गेनिंग अडानी के मामले में छोड़ दीजिए, अडानी और धोवाल का मामला तो पर्सनल मामला है मोदी जी का। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया कि ना जयशंकर ने और ना नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर ये कोई मामला नहीं उठाया कि भारत को मिला क्या इसमें सिर्फ अमेरिका ने डील करके और मोदी जी को मीठी मीठी बातें चिपका कर क्या भेज दिया बस। इससे पहले भी सरकारें थी, इनकी भी सरकारें थी भाजपाई, लेकिन देखिए किसी देश को हमारे देश के नागरिकों के साथ अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो क्रिमिनल की तरह व्यवहार करने का हमने मौका नहीं दिया। इस तरह से जत्थे किसी ने भेजे नहीं है। नेहरू को टाइम में नहीं भेजे, इंदिरा जी के टाइम में तो दूर की बात थी, वो तो इम्पॉसिबल ही था। आज अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है ट्रंप के शासनकाल में, वो दादागिरी उन देशों के साथ चल रही है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर है क्योंकि इंदिरा जी ने तब सोचा था इस बात। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे के बाद अब हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच 2 बार प्रेस वार्ता की गई, लेकिन जिस तरह के सवाल उसमें पूछे गए और जिस तरह के जवाब नरेंद्र मोदी ने दिए हैं उससे और ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला सवाल अडानी को लेकर जब किया गया तो उस पर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उस पर अब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो बहुत गहरा प्रहार हम कह सकते हैं कि किया गया है, क्योंकि जब अडानी के मामले को लेकर सवाल पूछा प्रेस ने तो नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कह दिया कि ये निजी मामला है और निजी बातें हम जब 2 देशों के अध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं, निजी बातें नहीं करते हैं। ये एक तरह से उनके कहने का लुब्बे-लुबाब था। आपको ये पता ही है कि बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे तो रिश्वतखोरी के मामला जो है वो अडानी के ऊपर चल रहा है कि 21 करोड़ की उन्होंने रिश्वत दी है। इस मामले को लेकर सवाल पूछे गए तो उस जवाब में दरअसल ये जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया है। अब आपको ये पता ही है कि नरेंद्र मोदी को जो ओथ सेरेमनी थी डोनाल्ड ट्रंप की उसमें नहीं बुलाया गया। इसको राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया था कि 3-3 बार हमारे विदेश मंत्री जाते हैं लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता है। और उस पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर काफी कड़ी प्रतिक्रिया की गई थी। अब ट्रंप वहां पर गए हैं, जो गुलाम मीडिया है उसको एक तरह से लगा दिया गया है और सुबह से ही आप जब तमाम वेबसाइट की, अखबारों की, टीवी चैनल्स की जो आप हेडलाइंस देखेंगे, जो आप थंबनेल्स देखेंगे, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उनको क्या टारगेट दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि मोदी बहुत हार्ड बार्गेनर है और इसके अलावा जिस तरह की डील्स आपस में हुई हैं, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा की मुलाकात थी उन दोनों की, और उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि विश्व गुरु की उपाधि तो उन्होंने खुद अपने आप को दी हुई है और फिर पूरा मीडिया यही कहने में लगा रहता है। लेकिन अगर हम विदेश नीति के तौर पर देखें तो क्या कुछ हासिल हिंदुस्तान को हुआ है ये अब जानने में मीडिया बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता है। बस मोदी मोदी के नारे लगते रहे और कैसे कंधे पर हाथ रखा, कैसे हाथ मिलाया, कैसे वो उनसे मिले, बस इसी सब की चर्चा होती है। और क्या हासिल हुआ, जिस तरह से हम देखते रहे थे कि जाने से पहले और जाने के बाद भी किसी भी विदेश दौरे पर जो प्रधानमंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, लेकिन आपको पता है कि 10.5 साल से नरेंद्र मोदी ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके अलावा देश में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली चुनाव की जीत के बाद इंडिया गठबंधन की स्थिति,
वक्त पर जिस तरह की सियासत हो रही है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं जाना माना चेहरा, पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट राजू पारुलेकर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी राजू जी हम देखें और पढ़ें तब हमें पूरी डिटेल चीजें पता चले, क्योंकि रात को 3 बजे मुलाकात हुई है भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री की और डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बाद वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन फिर भी जितना अब तक आप देख पाए हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या डील्स हुई हैं, कैसे इसको देखा जाए? जो मीडिया मंडली ने तालियां बजानी शुरू कर दी हैं, क्या वाकई में ऐसी कोई डील हो गई है? बुशरा जी, धन्यवाद आपका। मैं पूरी रात जाग रहा था और मैं देख रहा था कि क्या क्या खबर आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, सारी बातें देख रहा था। और ये कोई निजी मामला तो है नहीं, जैसा मोदी जी ने कहा, ये दो देशों के बीच का मामला था। देखिए, एक सवाल अपने आप से कोई भी पूछे तो उसको जवाब मिल जाएगा कि भारत को क्या मिला। भारत को कुछ नहीं मिला। टेरिफ के लिस्ट में भारत बहुत ऊपरी पायदान पे ट्रंप ने रखा, उसने खुलकर बोल दिया। और पूरी बातचीत में ही वॉज अ सरकास्टिक पार एक्सेलेंस कई बार, जैसे कि मोदी जी को शपथ समारोह में बुलाया नहीं, लेकिन जैसे ही सामने आए बोले वी मिस्ड यू। तो ये एक सरकाज़म है, वो बस अब भक्तों को नहीं समझेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी आपको दिमागी कसरत करनी पड़ती है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी को बाध्य किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए। ये देखिए, 11 साल में पहली बार ट्रंप आए थे, फिर बाइडेन साहब आए थे, लेकिन अमेरिका में कामयाब हुए थे जयशंकर ये बात को लेकर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी जी को खड़ा ना किया जाए। लेकिन कल ऐसे मजबूरन खड़े हो गए, और उसमें अडानी का जब सवाल पूछा गया, तब मोदी जी का चेहरा आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि वो गांव का मुखिया जिस तरह से गुस्से पे उतार आता है और कुछ बात करने की कोशिश करता है, उसमें उसको पता चलता है कि बड़े गांव का बड़ा मुखिया अपने सामने, और उसमें भी मैं अमेरिका में हूं, तो अचानक उसको विश्व बंधु ये वो सब बात करनी पड़ती है। जैसे कि मैं हॉकी का प्लेयर हूं, आपको पूछा कुछ और गया है, मेरी एक टांग चलती नहीं है, ये सब बातें करके व्यक्तिगत मामला बोला। लेकिन मोदी जी के का उद्देश्य ही मेक अडानी ग्रेट अगेन यही था, और उसके लिए उन्होंने जो भी बार्गेन करना है वो देश के, मोदी जी का अपना कोई खाता वही है नहीं, तो देश का जो देना है दिया। जो हथियार खरीदे गए हैं उसका तो पूरा ब्यौरा बाद में आएगा। वो हथियार की हमें जरूरत है ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन अमेरिकन हथियार की एक खासियत होती है, जो अमेरिकन हथियार आप खरीदते हो तो आपको किसी भी देश पर इस्तेमाल करने से पहले अमेरिका को आपको बताना पड़ता है और उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और वो हथियार, पैसे तो अभी जाएंगे आएंगे कभी। आप राफेल देखिए, आपने वो भी डील देखी है। इसमें अब डील हो जाएगी तो उसमें अडानी कितना परसेंट खरीदेगा, क्या आएगा उसके, अनिल अंबानी कितना रहेगा, ये हमको बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल अमेरिका से हथियार खरीदना कोई डील नहीं है भारत के लिए। पैसे है लोगों के, वो उससे आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी खरीद सकते, और हथियार खरीद कर लोगों को चुप कराना अडानी के खिलाफ, यही इनकी नीति रही है राफेल के टाइम से। तो एक ये बात हुई। दूसरी बात, तेल के मामले में जो ट्रंप साहब ने कहा कि सामने, मोदी जी के सामने कहा, मोदी जी ना कह सकते थे, यानी कहते नहीं है लेकिन कह सकते थे अगर चाहते तो, बोले कि तेल हम लोग से लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमको सस्ता तेल तो ईरान से मिलता है और मिडिल ईस्ट से मिलता है, तो हम अमेरिका से अब तेल लेंगे ताकि वो पैसा हमारी जेब से जाएगा, आपके और हमारी जेब से जाएगा। और दूसरी बात हुई। तीसरी बात, ट्रंप साहब के सामने पत्रकारों ने पूछा कि बांग्लादेश के मामले में, जबकि वो डीप स्टेट की बात एलन मस्क रोज लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो मोदी जी के साथ जो पत्रकार गए थे वो 2 बार फेल हुए। उन्होंने एक सवाल पूछा बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का वो उनकी लड़ाई अंदरूनी लड़ाई है, ये बात ट्रंप ने साफ कर दी। उन्होंने कहा कि झटक लिया उन्होंने कहा बांग्लादेश का हमारा डीप स्टेट वगैरह कुछ नहीं है, जो भी है वो प्रधानमंत्री का है, वो जवाब देंगे, तो बांग्लादेश में हमारा कोई हाथ वाथ नहीं है। तो उन्होंने पिछली सरकार को अपनी बता दिया, और इन्होंने भक्तों ने जो सोरोस से लेके बांग्लादेश में डीप स्टेट डेमोक्रेट्स के खिलाफ जो पूरा लगाया था रट्टा मार मार के, वो 5-4 साल का बर्बाद कर दिया एक झटके में ट्रंप ने। और एक सवाल पूछा गया, जर्नलिस्ट जो हमारे यहाँ से गए थे, उनकी डायलेक्ट से पता चल रहा था कि वो पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कुछ फ्रिंज ग्रुप है जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं। उनका मतलब था कि डोवाल साहब के मामले में जो हुआ है वो
गलत हुआ है, ओवरऑल वो इनडायरेक्टली हुआ ऐसा। तो ट्रम्प साहब ने सीधा बोल दिया, ये पत्रकार क्या बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका इतना ह्यूमिलेटिंग इंसल्ट कर दिया कि वो एक्चुअली मोदी जी बाजू में हैं और उनके साथ आए हुए पत्रकार का इतना खातिर हुई है, उतनी सम्मान हुआ है, तो उसके बाद उनकी फोटोग्राफ का कोई, और आपको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी ने ही लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, नीचे ट्रम्प की सिग्नेचर है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। और वो एक किताब दे दी उनको, बस वो छाप रहे हैं सारे जगह पर। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का मतलब है देश के प्रति उन्होंने ये, देखिए आप बहुत बारीकी से देखिए, विदेश जो प्रधानमंत्री ने कहा दो देशों के मामले में, तो दो देशों के मामले, ये नरेंद्र मोदी की ग्रेट नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री जो भी होगा वो ग्रेट है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का वो नेता माना जाता है। भले इलेक्शन से चुन के आता है तो ज्यादा अच्छा बड़ा है, और इलेक्शन चुरा के आता है तो भी ग्रेट कहा जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि बन के गया है। तो बात यह है कि कुल मिला के आप अभी तक मेरे हाथ में मैंने देखा कि कुछ ऐसा नहीं आया है ठोस कि जिससे भारत का फायदा हुआ है, भारत की जनता का फायदा हुआ है, और विदेश नीति में ऐसी कूटनीतिक कोई बार्गेनिंग ऐसी हुई है। अब अंदर की बार्गेनिंग अडानी के मामले में छोड़ दीजिए, अडानी और डोवाल का मामला तो पर्सनल मामला है मोदी जी का, वो पर्सनल मानते हैं तो हम भी पर्सनल मानेंगे। तो वो तो पार्टनर इन क्राइम है ना, जो भी है वो आपस में जो पर्सनल है वो उनका, मोदी जी प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं उनका। तो प्रधानमंत्री जो हमारे गए हैं उनका भारत के प्रति जो रवैया है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर ट्रंप और अमेरिका की जनता की तरफ से उन्होंने क्या लाया भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। तो इस सवाल का जवाब मुझे कोई भी भक्त दे दे, मैं मान जाऊं। ये फोटो आप ये सारी देखिए, आप 140 करोड़ लोग जिस देश में नागरिक हैं, उस देश का मुखिया जब जाता है तो उसका क्या वहां पर थम्स अप वगैरह नहीं करेंगे वो? आप तो देखिए, माफियाओं की मीटिंग होती है, उसमें भी दो बॉस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दो गले लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें ट्रूस हो गया है, उसके बाद भी गोलियां चलती है। तो बात ही आप समझ लीजिए कि विदेश नीति एक बहुत बहुत डीप बात है, बहुत रहस्यमयी बात है, और उसको समझना बहुत जरूरी है। और संघी लोग जो है मानसिकता वाले, उनको इस देश के बारे में कुछ नहीं मालूम, इस संस्कृति के बारे में नहीं, और विश्व के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं है। और ये लोग जाकर अब विदेश में अपनी नीति जो इतने सालों से हमारे देश के अच्छे बुरे प्रधानमंत्री जो भी रहे उन्होंने बनाई है, उसको पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। यही निचोड़ मुझे दिखाई देता है मोदी जी के ट्रंप को मिलने के, और उनकी बेकरारी जो है वो अडानी को लेकर है, वो तो बात साफ है, और उसमें कोई मैं और आपको बोलने की जरूरत नहीं, सारा देश बोल रहा है। जी, और राजू जी, दूसरा जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जिस तरह से उनको भेजा गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर, और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, और उसके बाद जो अपनी दर्दनाक कहानियां उन्होंने यहाँ आकर बताई कि उनके साथ किस तरह का अमानवीय इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ अमेरिका का रहा। और अब ये तो पहला जत्था आया है, उसके बाद 18,000 को लेकर तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि इस तरह के जत्थे आते रहेंगे। और जब ये सवाल भी जब पूछा गया तो ये कहा गया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको लेकर अमेरिका कुछ गलत नहीं कर रहा है, अगर कोई इलीगली किसी देश में रह रहा है तो उसे अपने देश वापस आना होगा और हम लेकर आएंगे। लेकिन ये मामला कि किस तरह से भेजा गया, ऐसा लगा कि मानो कि कोई वो टेररिस्ट थे, मानो कि पता नहीं कितने बड़े वो क्रिमिनल्स थे, और क्या वहां पर करके आए थे। पहले उनके साथ देश में ठगी हो, और फिर उसके बाद जिस तरह से वो लाखों रुपए खर्च करके अपना सब कुछ बेच के वहां जाए, तो किस तरह से यहाँ आ रहे हैं। कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे कंट्रीज ने ये कहा है कि आप हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आप ये देखिए कि ना जयशंकर ने और ना नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर ये कोई मामला नहीं उठाया। देखिए, आपने अच्छी बात की कि देखिए, इलीगल माइग्रेंट्स है, वो इलीगल क्रिमिनल्स नहीं है, उनके साथ वो व्यवहार किया गया अमानवीय जो क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। तो वेनेजुएला की बात हो या मेक्सिको की बात हो या उन्होंने कोलंबिया की बात हो, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने तो ट्वीट डाला है उस पर। तो बात यह है कि इन लोगों की उनका यही कहना था कि हम प्लेन भेजेंगे अपने देश का और हम उनको सुरक्षित ले आएंगे एक इंसान की तरह। भले वो इलीगल माइग्रेंट है, वो यहाँ की मजबूरी है और यहाँ की गरीबी को देखकर वहां गए हैं, उन देशों का भी वही बात हुई। ये
देखिए, अब कोलंबिया कितनी छोटी इकोनॉमी है, कितना छोटा देश है, और वो उनकी सीमा भी अमेरिका से लगी हुई है, और मेक्सिको, फिर कनाडा, ये लोग दब यानी पूरी डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और मोदी जी ने अब 15 फरवरी को दूसरी खेप आएगी, वो उसमें गुजराती ज्यादा रहते हैं, यानी 33 गुजराती थे, लेकिन वो प्लेन उतरता है अमृतसर में ताकि गुजरात मॉडल को हार्म ना पहुंचे। ये भी हिपोक्रेसी उसमें एक शामिल है, संघी हिपोक्रेसी। तो बात यह है कि ये अब दूसरी खेप आएगी, उसमें भी यही होगा, और ट्रंप ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, नहीं इन्होंने बात की होगी। क्या बात करेंगे, वो बात उन्होंने की ही नहीं कि उनको मानविक तरीके से करिए। इससे पहले भी सरकारें थी, इनकी भी सरकारें थी भाजपाई, लेकिन देखिए, किसी देश को हमारे देश के नागरिकों के साथ अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो क्रिमिनल की तरह व्यवहार करने का हमने मौका नहीं दिया। इस तरह से जत्थे किसी ने भेजे नहीं है, नेहरू को टाइम में नहीं भेजे, इंदिरा जी के टाइम में तो दूर की बात थी, वो तो इम्पॉसिबल ही था। फिर वाजपेयी के टाइम में, और मनमोहन सिंह के टाइम में देवयानी खोबरागड़े के वो हैंडकफ किया तो पूरी आपको मालूम है दिल्ली में कॉन्सुलेट की क्या हालत कर दी थी, एम्बेसी की क्या हालत कर दी थी, उनका खाना पीना, राशन पानी बंद कर दिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। तो ये मोदी जी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, और वो उनका एक ही उद्देश्य था, मेक अडानी ग्रेट अगेन। तो मागा सही है, लेकिन उसके उनका अमेरिका है तो इनका अडानी है। तो उसका मेक इंडिया ग्रेट अगेन वो जो कह रहे हैं, हम विकसित भारत में, वो सब तुकबंदी की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज तक हमने देखा मेक इन इंडिया, ये वो सब फला, वो सब करते रहे तुकबंदी, उसका कुछ अंततः कुछ निकलता नहीं है। तो ठोस जो चीजें हैं वो एक डिप्लोमेट करता है, एक स्टेट्समैन करता है, जो इससे पहले वाले प्रधानमंत्री करते आए हैं, जो अच्छे थे प्रधानमंत्री या बुरे भी थे, लेकिन जो भी है वो करते आए, इसलिए हम आत्मनिर्भर। देखिए, आज अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है ट्रंप के शासनकाल में, वो दादागिरी उन देशों के साथ चल रही है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर है क्योंकि इंदिरा जी ने तब सोचा था इस बात को, और उन्होंने इसलिए बचाव किया। हम आज हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज हमारे पास सोच लीजिए, इंदिरा जी ने अच्छा नहीं होता, ये संघी लोग होते, ऐसे तरह अपने भवन खड़े कर देते दिल्ली में, और न्यूक्लियर लाते ही नहीं। न्यूक्लियर अमेरिका के खिलाफ जाने की तो वो ही नहीं थी, क्योंकि अडानी जैसे कोई और ओलिगार्क होते, तो फिर आज हमारी हालत क्या होती, हमें आंखें दिखाता और लेता। वैसे अब मोदी जी अपने दोस्तों के लिए हमें अमेरिका को के सामने, अमेरिका रशिया पुतिन के सामने देखा नहीं आपने, डोवाल ने जाके कैसे एक्सप्लेनेशन दिया। वो हम जेलेंस्की को अगर हमारा प्रधानमंत्री मिलते हैं तो हमारी अपना देश है, हम चाहे जिसको मिल सकता है हमारे प्रधानमंत्री, सफाई देने की क्या जरूरत है। तो दूसरे दिन डोवाल जाके सफाई दे रहे थे, और उसका रिकॉर्डिंग करके रशिया ने सारे दुनिया में दिखाया। तो ये विदेश नीति का सार है, संघीय मानसिकता का सार है। इसकी वजह यह है कि इनकी सिकुड़ी हुई मानसिकता, इनका जो पूरी तरह से जो संकीर्णता जो है इनके विचारों में, और कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और नहीं है, और पढ़े लिखा। देखिए, प्रधानमंत्री कुछ भी हो, उनकी डिग्री को हम देखना ही चाहिए, क्योंकि हमारा कंसर्न बनता है सर, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा शिक्षित हो ना हो, भाषाएं आती हो ना हो, यह कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बेसिक इंटेलेक्ट होना चाहिए। वो इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है, और वो इंटेलेक्ट विजडम से आता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूं एकदम बाहरी, पंजाब में राजा रणजीत सिंह हो चुके हैं। राजा रणजीत सिंह एकमात्र व्यक्ति हैं फॉरेनर जिन्होंने अफगानिस्तान पे शासन किया। तो अफगानिस्तान पे शासन करने वाले एकमात्र राजा रहे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें इतना साहस था, इतनी शक्ति थी कि ब्रिटिश उनको डरते थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक ब्रिटिश पंजाब की तरफ या उनके पूरे साम्राज्य जो अफगानिस्तान था उस तरफ देख नहीं पाया। तो बात यह है कि ये जो है वो मोदी जी को मैं ये नहीं कहता कि ये उनकी योग्यता की हम वो करें, कसौटी पे उतरते नहीं है, इसलिए हमें उसकी जांच करनी पड़ती है, और ये जांच करना तो गलत नहीं है। इस पूरे उसमें हम क्या इसका कंक्लूजन ये निकालें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक वहां के प्रेसिडेंट है, दोबारा बने हैं वो प्रेसिडेंट, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं वो, उसको ने भी नहीं वो किया जा सकता। भारत के 140 करोड़ का देश, और उसको चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, वो अपने लिए कैसे एक व्यापार का हब की तरह वो उसको देखता है कि क्या क्या बेचा जा सकता है। और अभी की अगर हम बात करें, जिस तरह की डील हुई है, जिसको हार्ड बार्गेनर कहा जा रहा है, उस हार्ड बार्गेनर में
आप डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को यानी कि अमेरिका भारत को भर भर के चीजें दे रहा है, बेच रहा है और हमसे पैसा ले रहा है, और वो उसको हेडलाइंस बनाई जा रही है कि वो हार्ड बार्गेनर है, और ये तारीफ के तौर पर जो है वो पेश किया जा रहा है। अब चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो कि व्यापार जो है आप हम अमेरिका और भारत का उसको डबल करने की बात कही गई है, या फाइटर जेट और बात करने की कि खरीदे जाएंगे F-35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी बात कही गई है। इसके अलावा हथियार खरीदने की जो बात कही गई है, और इसी तरह की जो तमाम डील्स हुई हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये, और जो लोग बिल्कुल ये जानना चाहते होंगे कि भारत को मिला क्या? क्या इसमें सिर्फ अमेरिका ने डील करके और मोदी जी को मीठी मीठी बातें चिपका कर क्या भेज दिया बस? अरे एक दो उदाहरण देता हूं मैं। हाँ, एक बात तो एलॉन मस्क से मोदी मिले। मोदी जी एलॉन मस्क से इसलिए मिले क्योंकि अभी उनका राष्ट्रपति ट्रंप पे प्रभाव है। अगर कल बीच में बात करने की बात आती है तो रोज तो ट्रंप को बात नहीं कर सकते, तो थ्रू एलॉन मस्क ये एक रास्ता खुल जाए, ये बात होगी। लेकिन वो मुलाकात जो है वो उसका आप विजुअल देखिए, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लेके नेशनल सिक्योरिटी से लेके सारे अफसर और बड़े अधिकारी पूरे बैठे हुए हैं मोदी जी के साथ, और एलॉन मस्क अपनी गर्लफ्रेंड, 4 बच्चे और एक फ्रेंड को, महिला मित्र को लेके आता है और वहां बैठता है, और उसके लिए वो एक कैजुअल सी मीटिंग है, और इनके लिए जैसे कि ये सारा सरकारी मामला है, कोई भारत का है। अब भारत को एलॉन मस्क क्या दे सकता है? बेचेगा ही, वो स्टारलिंक बेचेगा। और ये इसी शब्द में ट्रम्प साहब ने कहा है, आप फुटेज देख सकते हो। वो बिजनेसमैन है और उसकी पहले से ये नजर थी कि भारत के मार्केट में कुछ बेचे तो उसके लिए वो मिला होगा, और वो उसमें होशियार है, ऐसा ट्रम्प ने बोला है एलॉन मस्क और मोदी की मीटिंग पे। तो मिले तो वो अपने बच्चों को लेके आया, अपनी प्रेमिका को लेके आया और अपनी महिला मित्र को ले आया, और मोदी जी अपनी पूरी जो सरकारी बारात थी उसको लेकर बैठे थे, ताकि ये देश के अफसरों का, देश की एक अपनी वजूद है उसका अपमान था। मोदी जी भी कैजुअली मिलते उसको। अगर इलॉन मस्क को उसको वो कैजुअल मिल रहा है, तो मोदी जी भी अपने फैमिली, उनकी फैमिली यानी विश्व पूरा पर फैमिली है, उसमें से किसी को भी चुनते हैं और टाइम पास के लिए ऐसे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं जैसे वो मिल रहा है। लेकिन ये भारत देश का नेता ऐसे एक विदेशी ओलिगार्क के सामने जिस तरह से झुका हुआ दिखा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और दूसरी बात ये, उसके विजुअल से आपको पता चलता है सर। मैम, मैं अगर देखिए आप और हम प्रधानमंत्री होते तो हम जानते कि वो कैसे आ रहा है, वो फैमिली के साथ आ रहा है, तो क्या मैं मेरे ऑफिस के लोगों को बैठा के रखूंगा बाजू में? एक भारत का प्रधानमंत्री ऐसा करता है। यही बात कर रहा हूं मैं समझ की। तो ये विजुअल जो है इसकी किस तरफ से। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो फ्रांस में जो हुआ, फ्रांस से आए मोदी जी यहां पर, तो फ्रांस में जो हुआ तो उसमें ट्रूडो मिले थे उनको, लेकिन ट्रूडो ने उनकी तरफ अनदेखी कर दी और चले गए। फिर जो फ्रांस के अध्यक्ष है उन्होंने हाथ मिलाने के वक्त मोदी जी ने हाथ आगे किया, लेकिन वो मिलाया नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप दोनों ने मिलकर अरेंज किया था, हम भारत और फ्रांस ने, वो परिषद को। तो जब आप दोनों साझा बैठक होती है तो आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हो। ये बेसिक सी चीज विदेश मंत्रालय के लोगों को, प्रधानमंत्री को बताने नहीं आई। यानी मैं ही आपस में हाथ थोड़ी मिलाऊंगा, हम दोनों ने अरेंज किया है, तो वो बात थी। मतलब हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं और वो हमारे गेस्ट हैं, तो जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो तो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, आपस में, यानी फ्रांस और वो। तो बात यह है कि इस बात को दबाने के लिए फिर पहले वाले 50 फुटेज डाले गए, उसने गले लगाया, फिर ये किया वो किया, और ये डाल की जो एएनआई जैसी एजेंसीज वगैरह है। बुशरा जी, आप, हम दर्शक सब लोग जानते हैं, मोदी जी फ्रांस जाते हथियार खरीदते हैं, यूएस जाते हैं हथियार खरीदते हैं, रशिया जाते हैं हथियार खरीदते हैं, यहाँ यूके जाते हैं हथियार खरीदते हैं, उसमें अडानी अंबानी को यहाँ पर बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इजराइल जाते हैं हथियार खरीदते हैं। आप मुझे बताइए, भारत का किसके साथ युद्ध होने वाला है इतना, जबकि भारत न्यूक्लियर पावर है? आप बताइए, यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, डॉलर और रुपए का जो आरबीआई रोज के डॉलर खर्च करके दबा रहा है 87 पर, 87 पॉइंट समथिंग, 88 रुपीज नहीं होने दे रहा है $1 का। ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हथियार के ऊपर हथियार, यानी ये तो क्विड प्रो क्यू का मामला है। मोदी जी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जैसे अधिकारी और इलेक्शन कमिश्नर, आपको हम ये, या जजेस, आपको हम ये देंगे
तो आप उसके बदले में ये करिए, वो कहते हैं, वैसे विदेश नीति चलती है, तो वो हथियार खरीदते रहते हैं। तो अभी तक तो उनका ठीक ठाक चला है मामला, लेकिन ये हथियार चलाएंगे किस पर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब इतने सारे हथियार, अब तो पाकिस्तान इतना कमजोर हो, और हम लोग न्यूक्लियर पावर है, हम वॉर नहीं कर सकते, ये आप समझिए। और जितने हथियार है उसके सामने चीन इतना बड़ा देश है, वो जयशंकर ने ही बोला है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, आज का युद्ध जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे चलता है बेसिकली। इसलिए ट्रंप और कनाडा के पास कुछ भी नहीं, लेकिन कनाडा और टैरिफ का वॉर है वो, चाइना के साथ आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हथियार में, कुछ भी करो आप, तो इकोनॉमी में भी कंपेयर नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि कल पवन खेड़ा जी ने जैसे कहा कि विदेश मंत्री के पुत्र को 3 बार चाइना से फंडिंग आ चुकी है, अडानी के पार्टनर चाइनीज हैं, तो हाथ तो दबे। अब तो हथियार इतने किसको, कौन जाने वाला है वहां युद्ध के लिए, और आप हथियार खरीदते हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है आपकी। रफाल का फाइल ही गायब हो गई, तो अब ये F-35 की फाइल गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे होते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे विदेश जाके बातें करते हैं, और ये बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है जैसे F-35 खरीदने के लिए थोपा गया हो कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, इस तरह से लग रहा है। नहीं, अब वो देखिए, यूजफुल मैं बोल रहा हूं ना, अमेरिकन जो हथियार है वो यूजफुल अमेरिका की परमिशन के बिना हो ही नहीं सकता। तो खरीदने का मतलब सिर्फ पैसे देना है, वो मशीन आ जाएगी बस। आप लड़ नहीं सकते किसी के साथ जब तक अमेरिका हाँ ना भरे आपको, यानी अमेरिकन अलाई करके आप किसी के साथ, ऐसी वॉर कौन सा होने वाला है। और ऐसे वॉर में हम पढ़ते नहीं है, भारत एक अलिप्त देश है, और ऐसे, और गाजा, देखिए ये सारी जो बातें हैं ना इनकी, और ये गाजा के प्रति रवैया, अपनी इजराइल के साथ उनके रिश्ते, ये सारी सस्पिशियस है, और मुझे लगता है कि भारत को एक अंधा युग में ले जाने वाली बातें हैं। और अमेरिकन जो दौरा रहा, जाके आए अभी प्रधानमंत्री, उससे तो ये साफ हो गया कि इनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बस अब पहले किए हुए जो साथी हैं उनके पाप ठीक करने के लिए जा रहे हैं ऐसा। और वो सवाल पूछा उनको, 1 सेकंड के लिए मैं बताता हूं, उनको सवाल पूछा ये, जो 11 साल में गोदी मीडिया पूछ नहीं सकी, जो अभी वाहवाही कर रही, मोदी कर रही है, वो पूछ नहीं सकी कि अडानी के लिए आप, यानी इनडायरेक्टली वो सवाल ये था कि आप अडानी के लिए आए हैं क्या, यानी उत्तर भारत की भाषा में सेटिंग करने के लिए आए हैं क्या, तो ये बात है बस। और मोदी जी के चेहरे से होश हवाश उड़ गए पूरी तरह से, तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहे उस एक पल के लिए, वो एकदम अपने मित्र के मित्र बन गए, मॉब बॉस जैसी चेहरा हो गया उनका। तो वो सवाल 11 साल लगा। ये भी देखने वाली बात है कि ये किसी प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये बात जो है वो देश की साख की है। प्रधानमंत्री आते और जाते रहेंगे, लेकिन ये बात देश की साख की है, क्या उस साख पर बट्टा नहीं लग रहा है? 100% मैं यही कहता हूं, आपको नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री भारत, इन दोनों चीजों में फर्क करना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री को नेता मिलते हैं, कल अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहे, दूसरे कोई आए, तो दूसरे को भी इतने अच्छे से मिलेंगे। वो डील तब होती है जब आपको कुछ मिलता है, आप पैसा देते हो, वो डील नहीं है, वो क्विड प्रो क्यों है। आप पहले से वो वही देश में यही करते हैं, एक चीफ जस्टिस है, वो इंटरव्यूज देते घूम रहे हैं पहले के क्विड प्रो क्यों की सफाई में। तो वैसे ही लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं ऐसा, और सारे राष्ट्र इसी तरह से अपने, देखिए मोदी जी के साथ गए पत्रकारों ने बांग्लादेश और जो डीप स्टेट के मामले में 2 सवाल ट्रंप को पूछे, जबकि ट्रंप का इंटरनल वॉर चालू है डेमोक्रेट्स के साथ, फिर भी ट्रंप ने एक पॉइंट पे भी उनको हवा नहीं दिया कि अपने देश के अंदरूनी मामले में, कि पत्रकारों को यह नहीं बताया कि हाँ बांग्लादेश में पहले वाली गवर्नमेंट ने बहुत गड़बड़ करके रखी है, मैं उसको सुधार रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला। देखिए वहां पर ट्रंप की जगह मोदी जी होते तो इससे पहले भारत की कितनी बार नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक बदनामी कर चुके हैं, जबकि वो बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, और ये कुछ भी नहीं है उनके सामने फिर भी। तो ये जो अकल है वो कम से कम ट्रंप के पास, बाकी सारी चीजों के माइनस करे तो हैं। अमेरिका को ये अभी धन्यवाद देना चाहिए कि भारत की स्तर का उनको नेता नहीं मिला है, भारत के स्तर का नेता किसी को नहीं मिला है। देखिए प्रधानमंत्री एक पद है और नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के साथ मिक्सअप आप करके देखते हो बार बार तो प्रॉब्लम हो जाती है, और यही जवाब में देखिए इनडायरेक्टली
जवाब में एक सत्य बाहर आ गया जो अकाट्य सत्य है मोदी जी से मुंह से। व्यक्तिगत एक तो बोला उन्होंने फैमिली है हमारी सारी दुनिया फैमिली है, तो अडानी को उन्होंने फैमिली बना दिया पहला। दूसरी बात ये कही कि हम व्यक्तिगत बातें यानी उनकी व्यक्तिगत बातें दो नेता बात करते हैं तब नहीं लाते, तो ये मान लिया उन्होंने कि वो उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन अब नेता बात कर रहे हैं तो मैंने नहीं लाई। कम से कम वो उतना जवाब अब उनके सामने वो शॉक हो गए थे, क्योंकि ये सवाल अगर अमेरिका पर पूछे वहां भाग भी नहीं सकते थे या आई विल सी भी करके निकल भी नहीं जा सकते थे, ट्रम्प बाजू में खड़े थे, वो बड़े बॉस है। तो ये सारी चीजें देखकर आपको जो पत्रकारिता अगर सच्ची करनी है तो आपको ये स्पष्ट रूप से एक एक हथियार, तेल, ईरान, बांग्लादेश का मामला, ये मामले इनका जो हुआ है वो आपको पता चलता है। जी बिल्कुल। और एक लास्ट सवाल मेरा आपसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लगातार आप ये देख रहे हैं और मीडिया के एक धड़े के जरिए जो गुलाम बना हुआ है, विश्व गुरु की उपाधि दी हुई है, और आप जब भक्तों से जब सवाल करें तो वो कहते हैं कि आप ये देखिए कि पहले पहले कहाँ ऐसा हुआ करता था, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को कब ऐसे ये किया जाता था, कब ऐसे किया, तो मतलब उसी तरह के यूजलेस चीजें जो है वो कही जाती हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब हम विदेश से देश की बात करते हैं और देश की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को ये लग रहा होगा कि एक बार वो जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार बैसाखियों पर ही सही लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रहे, फिर उसके बाद उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, अब दिल्ली भी जीत लिया, तो वो कुछ भी हम ये बात करें उस सबका कोई नुकसान उनको अपने देश की धरती पर हो रहा हो, राजनीतिक हो रहा हो, वैसा तो नजर नहीं आ रहा है। तो इस सब को फिर कैसे देखा जाए, क्योंकि विदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन देश में जो घटित हो रहा है उसकी भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार आप ये देखिए एक के बाद एक इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा होता जा रहा है। 21 अब ऐसे राज्य हो गए हैं जहां एनडीए की सरकार है। तो अब ऐसे में विपक्ष के पास क्या बचता है? कल भी आप देखिए वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसकी जो रिपोर्ट थी, उसको राज्यसभा में भी पेश किया गया, लोकसभा में भी पेश किया, दोनों सदनों से वॉकआउट किया विपक्ष ने, लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में है। एक तरह की थोड़ी मायूसी अब जनता में नजर आ रही है कि कुछ होने नहीं जा रहा। आप इसको थोड़ा पॉजिटिव अगर कर सके। देखिए, जनता की मायूसी अलग चीज के लिए, विपक्ष की मायूसी अलग चीज के लिए। मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शंस जो हैं, लोकसभा इलेक्शंस भी और बाद में हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली, उस इलेक्शंस में जो मैल फंक्शनिंग हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, उसके लिए जवाब जो मांगे गए इलेक्शन कमीशन से, उसका जवाब वो दे नहीं पाए। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं, चुराए गए इलेक्शन। तो ये बहुमत किसी को देखिए लगे कि ये मसल पावर नहीं है सरकार की, यानी लोगों की ताकत नहीं है, ये सूजन है, ये आर्टिफिशियल बहुमत है जो बीजेपी को मिला है। इससे लोगों में जो डिप्रेशन है वो इस बात का है कि मैं वोट देता हूं लेकिन वो चुन के नहीं आते, वही लोग आ रहे हैं जो हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये लोगों में, और मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक विपक्ष की प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है कि लड़ना कैसे। जो वोट उनको दिए गए हैं वो अगर वोट चुराए जाते हैं बीजेपी द्वारा, तो वो वोट के ट्रस्टी विपक्ष है, मैं बार बार कहता हूं, वो ट्रस्टी चोरी करने देते हैं और उसके खिलाफ लड़कर वो वोट अपने पास नहीं ला सकते, इलेक्शन के खिलाफ पूरी तरह से आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है। ये विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन है और वीकनेस भी है। तो इस स्थिति, भारत एक चौराहे पे खड़ा है, जिस चौराहे से 4 रास्ते जाते हैं, जब एक रास्ता जाता है बर्बादी की तरफ, जिस तरह हम जा रहे हैं, दूसरा रास्ता जाता है आबादी के, यानी सारा आबाद हो, सारी शांति हो, वो दूसरा रास्ता जाता है। तीसरा रास्ता जाता है गुलामी की तरफ, जो मोदी जी विदेश में जाके जब कर रहे हैं, वो भारत को एक तरह से आर्थिक गुलामी की तरफ ढकेलने वाला है। और चौथा जो रास्ता है वो हम जहां से आए थे, यानी आजादी से पहले, ब्रिटिश आने से पहले, वही अनार्की की तरफ जाता है। तो आपको तय करना है कि ये सारी चित्र को देखने के बाद आपको इलेक्शन कमीशन जुडिशरी को जवाबदेह बनाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन जो हो रहा है चुनाव मतपेटियों में, एक ईवीएम एक कंपोनेंट है उसका, वीवीपैट एक कंपोनेंट है। 5 तरीके से चुनाव को चोरी किया जाता है, उसमें से ईवीएम एक है। वोट के बढ़ोतरी जो है, महाराष्ट्र में 4 महीने में 46 लाख लोग बढ़ गए, जो 5 साल में नहीं बढ़ सकते थे।
वोट कट जाते हैं, कई मुसलमानों के वोट कट जाते हैं मुसलमान बस्ती में, ताकि वो बीजेपी को खिलाफ ना मिले। ऐसी कई चीजें यूज की जाती है 5 तरीके से। और उसके ऊपर आप हेट स्पीच का मामला लीजिए, वो इंडिपेंडेंट स्टडी यूएस से आई है, उसमें हेट स्पीच के मामले में योगी आदित्यनाथ के नीचे नरेंद्र मोदी हैं। यानी जो हेड स्पीच देने वाले जो 10 लोग हैं टॉप के, उसमें से 3 तो योगी है, एक मोदी है, फिर शाह है। तो ये अगर तरीके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग इलेक्शन होता, तो इलेक्शन कमीशन खारिज कर देता इलेक्शन इसी बात पे। एक है तो सेफ है, और आज भी चल रहा है महाराष्ट्र में, मैं देख रहा हूं, और साउथ में कोशिश कर रही है। जिस तरह से ब्लैटेंटली तमिलनाडु के राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवत कोश्यारी, इन्होंने संवैधानिक अपनी जिम्मेदारियों का जो पतन होते, यानी पतन किया अपने कर्मों से, उसके लिए रोक लगाने की हिम्मत ना जुडिशरी में है ना विपक्ष में। अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो आप समझिए मोदी आज मोदी होते, प्रधानमंत्री भारत नहीं होते। उनको सीटें कहां मिली हैं? 240 भी झूठ है। उसके ऊपर 2 रिपोर्ट आ चुकी है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, उस पर डिस्कस करें इलेक्शन कमीशन सामने बैठ के, राजीव कुमार करे डिस्कस। अब चुनौती देते हैं उनको सामने आकर बात करने की। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यही मोदी जी का कामयाबी है। और कामयाबी क्या है? एक मॉब बॉस की कामयाबी होती है, ये है। ये कोई एक स्टेट्समैन या डिप्लोमेट की कामयाबी नहीं है, ये मॉब बॉस की कामयाबी है। देखिए, आप जीतते हैं, आप हारते हैं, हार को स्वीकार करना भी वीरता का लक्षण है। कायरता नहीं होनी चाहिए आपके हार के बाद भी आप छुपकर पिछले दरवाजे से अंदर घुस के ऑफिस में जाके बैठ लो, ये गलत है। ये लोकतंत्र का और संविधान का बहुत बड़ा हनन किया जा रहा, पतन किया जा रहा है संघियों के द्वारा। और संघ की इमारत बड़ी खड़ी हो रही है, उसका भी खंडर हो जाएगा। लोगों के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो ऐसी इमारतें बनती है, लेकिन वो गिरती भी है या ऑक्यूपाई भी की जाती है। ये भी इतिहास ने हमको सिखाया है, वो आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और देश भी देखेगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लोकतंत्र का निजाम है, बदलाव आज नहीं तो कल बदलाव होगा, बदलाव अच्छे के लिए हो, इस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष को भी डट के जिस तरह से लड़ना चाहिए, उसको वो लड़ने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, ट्वीट करके, पार्लियामेंट में मुद्दे उठाकर अगर मसले हल हो रहे होते तो अब तक हल हो चुके होते। उनको सड़क पर आना होगा, जनता को अपने साथ जोड़ना होगा, और तभी कुछ बदलाव हो सकता है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है, 2026 में 5 और विधानसभाओं में इलेक्शन है, 27 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। तो इस देश में तो हर साल कुछ महीने बाद इलेक्शन होते ही रहते हैं, और इसी तरह से फिर अगर मायूसी की तस्वीर सामने आती रहेगी, ये नहीं कि हम किसी पार्टी या किसी नेता के पक्ष की बात कर रहे हैं, बल्कि देश हित की हम बात कर रहे हैं। जनादेश की लूट ना हो, हम उसके हितैषी हैं और उसी की हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजू पारुलेकर जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।